हेलो दोस्तों। पब्लिक एड की कक्षाओं में आपका स्वागत है। दोस्तों हम जो है संगठन के सिद्धांत पढ़ रहे हैं। संगठन के सिद्धांत में मैंने आपको लाइन और स्टाफ पढ़ा चुका हूं दोस्तों। लाइन और स्टाफ पढ़ा चुका हूं दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे पद सोपान। जैसा कि देख रहे हैं, पद सोपान पढ़ेंगे। पद सोपान के बारे में आप लोग परिचित हैं अच्छी तरह। पद सोपान के बारे में आप लोग अच्छी तरह परिचित हैं। यह एक जो है क्रमिक व्यवस्था होती है। पद सोपान क्रमिक व्यवस्था होती है जो नीचे से ऊपर जाती है। पद सोपान जो क्रमिक व्यवस्था होती है नीचे से ऊपर जाती है दोस्तों। दोस्तों किसी भी संगठन को चलाने के लिए पद सोपान की अत्यधिक आवश्यकता होती है। पद सोपान की अत्यधिक आवश्यकता होती है। पद सोपान से ही सभी कर्मचारी अधिकार और उत्तरदायित्व पद सोपान के माध्यम से ही सभी कर्मचारी अधिकार अधिकार और उत्तरदायित्व से जुड़े रहते हैं। उत्तरदायित्व से जुड़े रहते हैं दोस्तों। किसके माध्यम से जुड़े रहते हैं? पद सोपान के माध्यम से। आप पद सोपान की आप किस सीढ़ी पे हैं? पद सोपान की आप किस सीढ़ी पे हैं और जो है आपके दायित्व क्या है? आपके दायित्व का यहाँ डीएम हो जाएगा, यहाँ एडीएम हो जाएगा दोस्तों, यहाँ एसडीएम हो जाएंगे, यहाँ तहसीलदार हो जाएंगे। तहसीलदार, यहाँ कानूनगो हो जाएंगे। इस तरह से सोपान होता है दोस्तों। इस तरह से सोपान ऊपर बढ़ता चला जाता है और ऊपर जाएंगे तो यहाँ जो है यहाँ कमिश्नर हो जाएंगे, फिर सचिव हो जाएंगे। इसी इसी हायरार्की को जो है जो हम प्रशासन में अध्ययन करते हैं कि जो है क्यों जो है इसकी आवश्यकता है, कैसे कैसे जो है एक दूसरे से सभी अधिकारी बंधे हुए हैं। पद सोपान ही अधिकारियों का दायित्व सुनिश्चित करता है, उनके अधिकारों को सुनिश्चित करता है दोस्तों। ये लोक प्रशासन की महत्वपूर्ण अवधारणा है। अब हम इसके बारे में देखेंगे दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, पद सोपान शब्द जो है, पद सोपान जिसको हिरार्की भी कहते हैं, पद सोपान जिसको हिरार्की भी कहते हैं, वो लैटिन शब्द, ग्रीक लैटिन शब्द से बना है। लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ है पुजारियों की प्रशासनिक व्यवस्था। ये मध्य युग से चला आ रहा है दोस्तों। मध्य युग से चला आ रहा है जब पोप व्यवस्था थी। क्या थी? पोप व्यवस्था। पोप व्यवस्था थी दोस्तों। पोप व्यवस्था में जो है, पोप व्यवस्था में पोप होता था, उसके सहायक पोप होता था, उसके सहायक इस तरह से पुजारियों की व्यवस्था होती थी। उसी पुजारियों की प्रशासनिक व्यवस्था से जो है हिरार्की लिया गया है दोस्तों। हिरार्की लिया गया है। भारत में देखिए सामाजिक व्यवस्था भी पद सोपान पर आधारित है दोस्तों। भारत में तो सामाजिक व्यवस्था भी पद सोपान पर आधारित है। हमारे यहाँ चार चार जो है बड़े वर्ग हैं, उनको पद सोपान पे बनाया गया है। विभिन्न जातियां हैं, उनको पद सोपान के आधार पर उनके स्थान को निर्धारित किया गया है दोस्तों। तो पद सोपान का दोस्तों महत्व है। याद रखिएगा, ये हिरार्की जो है शब्द लैटिन भाषा से बना है जिसका अर्थ है पुजारियों की प्रशासनिक संरचना जो रैंक पर आधारित थी। जो जो रैंक पर आधारित है। किस पर आधारित है? जो रैंक पर आधारित है। अब नीचे दिया गया देख रहे हैं कि पद सोपान का अर्थ क्या है। पद सोपान का अर्थ है दोस्तों उच्चतर अधिकारियों द्वारा निम्नतर अधिकारियों पर क्रमागत नियंत्रण। उच्चतर अधिकारियों द्वारा निम्नतर अधिकारियों पर क्रमागत नियंत्रण। मतलब कहने का मतलब है कि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को नियंत्रित करेगा, कि दूसरा तीसरे को इस तरह से, जिससे मैंने आपको बताया डीएम एडीएम को करेगा, एसडीएम को करेगा, तहसीलदार को करेगा, कानून को इसी को क्रमागत नियंत्रण कहा गया है दोस्तों। पद सोपान उच्चतर से निम्नतर अधिकारियों पर का क्रमागत मतलब सीरियल में स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल है, नियंत्रण है। ठीक है। इसमें कुछ प्रश्न आए हुए हैं, थोड़ा सा नीचे मैंने बना दिया है, आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। मुने 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 एक विचारक हैं। मुने एक विचारक हैं जो परंपरागत विचारक हैं। परंपरागत विचारक हैं दोनों। मुने ने जो है पद सोपान को स्कॉलर प्रोसेस कहा है। क्या कहा है? स्कॉलर प्रोसेस। याद रखिएगा, प्रश्न कई बार आया हुआ है। मुने ने पद सोपान को स्कॉलर प्रोसेस कहा है दोस्तों। नीचे दिया हेनरी फेयोल है। हेनरी फेयोल मुने मुने कहा क्या कहा? श्रृंखला प्रक्रिया। क्या कहा? श्रृंखला प्रक्रिया।
स्कॉलर प्रोसेस। और हेनरी फेयोल ने कहा है दोस्तों, हेनरी फेयोल ने कहा है स्कॉलर चेन, स्कॉलर चेन, ये दोनों नाम याद रखिए, दोनों स्कॉलर चेन दोनों जो है पद सोपान के नाम है, दोनों पद सोपान के नाम है। स्कॉलर प्रोसेस भी, स्कॉलर चेन भी पद सोपान के नाम है दोस्तों। दोस्तों अब हम आगे देखते हैं, परिभाषाएं हैं कुछ पद सोपान की, उनमें देख लेते हैं। दोस्तों एल डी वाइट पॉलिटिकल साइंस के बहुत बड़े विद्वान हैं, एल डी वाइट ने जो है पद सोपान को क्या कहा है, पद सोपान को कहा है कि संरचना के शीर्ष पर, संरचना के शीर्ष पर नीचे से उच्चतर, नीचे शीर्ष से, संरचना के शीर्ष से नीचे तक, शीर्ष से नीचे तक उच्चतर निम्नगत संबंध, हायर लोअर रिलेशन संबंध, उत्तरदायित्व के विभिन्न स्तर पर विभाजन ही पद सोपान है। संरचना के शीर्ष से नीचे तक उच्चतर निम्नतर संबंध, उत्तरदायित्व का, संबंधों का उत्तरदायित्व का विभिन्न स्तर पर विभाजन पद सोपान है दोस्तों। पद सोपान याद रखिएगा, इसमें शीर्ष से जो है नीचे कोडवर्ड करके याद कर लीजिएगा, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, इसको जो है कोड करके याद कर लीजिएगा, शीर्ष से नीचे तक परिभाषा में इनके। मैक्स वेबर क्या कहते हैं, मैक्स वेबर ने भी अपनी परिभाषा दी है। मैक्स वेबर ने कहा है कि पद सोपान से अभिप्राय गतिविधियों तथा निदेशन व नियंत्रण की इकाइयों का समूहीकरण है। पद सोपान से अभिप्राय गतिविधियों तथा निदेशन व नियंत्रण के लिए इकाइयों का समूहीकरण, इकाइयों का समूहीकरण शब्द याद कर लीजिएगा दोस्तों, इकाइयों का समूहीकरण। ग्रुपिंग ऑफ द यूनिट्स, ग्रुपिंग ऑफ द यूनिट्स, ग्रुपिंग ऑफ द यूनिट्स, ये शब्द निकाल लीजिएगा इसमें से, ग्रुपिंग ऑफ द यूनिट, इकाइयों का समूहीकरण है। यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के प्रयास स्तर के अनुरूप व्यवस्थित किए जाते हैं दोस्तों। उसके बाद अर्ल नेथम एक विचारक है, इन्होंने भी अपनी परिभाषा दी है, अर्ल नेथम। इन्होंने कहा है कि पद सोपान निम्न और उच्च अधिकारियों का श्रेणीबद्ध व्यवस्थित संरचना है। पद सोपान निम्न, लोअर, उच्च, हायर ऑफिसर्स की श्रेणीबद्ध, श्रेणीबद्ध का मतलब हो गया कि चेन में एक जो है ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, व्यवस्थित संरचना है दोस्तों। ये परिभाषा हो गई। परिभाषाएं आप लोग कुछ एक जो है वो करके याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा परिभाषाएं एग्जाम में आता नहीं है दोस्तों। अब देखते हैं पद सोपान की विशेषता क्या होती है। पद सोपान की विशेषता, इसमें से प्रश्न आते हैं दोस्तों, ये आपको जानना जरूरी है। पद सोपान की पहली विशेषता दोस्तों है संगठनों का विभाजन विभिन्न इकाइयों में होता है। संगठनों का विभाजन किसमें होता है, विभिन्न इकाइयों में, यूनिट्स में होता है। किसमें होता है, यूनिट्स में होता है। अगर हम प्रशासन के संदर्भ में देखेंगे तो लखनऊ में होते हैं, अपने यहाँ यूपी में लखनऊ में होते हैं सचिव, मुख्य सचिव, मुख्य सचिव। उसके बाद उनके ये सूचनाएं देते हैं, इनके बहुत सारे विभाग हैं, बहुत सारे इनके विभाग होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे विभाग होते हैं। लेकिन जो है अगली इकाई होता है कमिश्नरी, हमारे यहाँ मंडल जिसको बोलते हैं कमिश्नरी। फिर डिस्ट्रिक्ट होता है, फिर तहसील होता है, फिर जो है तहसील में भी जो है क्षेत्र होते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों विभिन्न इकाइयाँ बन जा रहे हैं, विभिन्न इकाई है, मंडल बड़ा इकाई है, डिस्ट्रिक्ट उससे छोटा इकाई है, तहसील उससे छोटी इकाई है। तो इन्हीं इकाइयों की जो संगठन, इन्हीं इकाइयों को जो है, इन्हीं इकाइयों के विभाजन को पद सोपान की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। क्योंकि मंडल में जो है प्रमुख होता है कमिश्नर होता है, डिस्ट्रिक्ट में डीएम होता है, यहीं से जो है पद सोपान की व्यवस्था शुरू हो जाती है। ये सबसे हाईयर पद सोपान होता है, उसके नीचे होता है, उसके नीचे होता है दोस्तों। दूसरा जो है विशेषता है पिरामिड संरचना। हमेशा जो है पद सोपान पिरामिड संरचना में होता है दोस्तों। किसमें होता है, पिरामिड संरचना में।
यहाँ पे जो है, यहाँ पे मुख्य कार्यपालक होगा। मुख्य कार्यपालक जिसको आप सीएम को मुख्यमंत्री कह सकते हैं या फिर कैबिनेट सचिव कह सकते हैं, कैबिनेट सचिव या फिर मुख्य सचिव कह सकते हैं। यहाँ पे जो है क्या होता है, मुख्य कार्यपालक होता है शीर्ष पे, और फिर नीचे तक जो है उसकी शाखाएं फैली रहती है, नीचे तक उसकी शाखाएं फैली रहती है। यहाँ प्रशासन में जो है तहसील हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, पुलिस स्टेशन हो जाएंगे। तो इस तरह से कहते हैं पिरामिड संरचना होती है। आगे दिया दोस्तों, पद सोपान की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था उचित माध्यमों द्वारा सत्ता प्रयोग है। क्या है? उचित माध्यमों द्वारा सत्ता प्रयोग है। ये शब्द आपको याद रखनी है। थ्रू प्रॉपर चैनल, जो इंग्लिश में हो लिख लेंगे, थ्रू प्रॉपर चैनल। उचित माध्यमों के द्वारा सत्ता का प्रयोग। किसके द्वारा दोस्तों? उचित माध्यमों के द्वारा, थ्रू थ्रू प्रॉपर चैनल। ये लोग उचित माध्यमों के द्वारा सत्ता का प्रयोग करते हैं। उचित माध्यमों का मतलब हो गया दोस्तों, उचित माध्यमों का मतलब हो गया, दिख रहे हैं यहाँ पे, कि उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्राधिकार, प्राधिकार अथॉरिटी, दोनों में जो है, दोनों में कोऑर्डिनेशन होता है, दोनों में कोऑर्डिनेशन होता है। दोनों एक दूसरे से बंधे रहते हैं दोस्तों, दोनों एक दूसरे से बंधे रहते हैं। जितना उत्तरदायित्व रहेगा उतना ही आपके पास जो है, उतना प्राधिकार रहेगा। और ये सारी व्यवस्था एक चैनल के थ्रू होंगी, एक चैनल के थ्रू होंगी दोस्तों, एक चैनल के थ्रू होंगी। और जो है इसका सबसे बड़ा करेक्टर होता है, उचित माध्यमों के द्वारा सत्ता का प्रयोग का दोस्तों सबसे बड़ा करेक्टर होता है कि आप इसमें किसी लेवल को स्किप नहीं कर सकते हैं। नो लेवल कैन बी स्किप, नो लेवल कैन बी स्किप, स्किप्ड। इसमें उचित माध्यमों का मतलब यही है कि नो लेवल कैन बी स्किप्ड। अगर जो है, या थोड़ा समझ लीजिए, और इसको ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है। मान लीजिए यहाँ से कैबिनेट सचिव है, मुख्य सचिव है, मुख्य सचिव कोई आदेश देंगे, मुख्य सचिव डायरेक्ट आदेश तहसील को नहीं दे सकते हैं, याद रखिएगा। डायरेक्ट आदेश मुख्य सचिव तहसील को नहीं दे सकते हैं, याद रखिएगा। वो जो है कमिश्नर के माध्यम से डीएम को देंगे, डीएम के माध्यम से तहसील में जाएगी, याद रखिएगा। जो भी उनके औपचारिक संचार होंगे, जो भी कम्युनिकेशन होंगे, वो कोई भी लेवल स्किप नहीं करेंगे। कैबिनेट सचिव, मुख्य सचिव जो है मंडल में भेजेंगे, मंडल से जिले में आएगा, जिले से तहसील में जाएगा, डायरेक्ट तहसील में कभी नहीं आता है। उचित माध्यमों द्वारा सत्ता का प्रयोग का मतलब यही है कि उत्तरदायित्व और प्राधिकार के अनुरूप होगा, और कोई भी लेवल स्किप नहीं किया जाएगा, कोई भी लेवल स्किप नहीं किया जाएगा दोस्तों। फिर आगे दोस्तों, चौथी विशेषता है उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी शीर्ष से नीचे की ओर। जैसे जैसे नीचे आएंगे दोस्तों, जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे उत्तरदायित्व कम होता जाएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्तरदायित्व है। यहाँ पे शीर्ष पे, पिरामिड के शीर्ष पे, पिरामिड के जो है शीर्ष पे सबसे ज़्यादा उत्तरदायित्व होता है, नीचे तहसील लेवल पे सबसे कम उत्तरदायित्व होता है। यही याद रखिएगा। आगे पांचवी विशेषता है निर्देश ऊपर से नीचे दिए जाते हैं। निर्देश, जो भी डायरेक्शन, जो भी सूचना, जो भी आएगा वो यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, फिर नीचे की तरफ आएगा। ऊपर से नीचे सूचनाएं अत्यधिक नहीं जाती हैं। ऊपर से नीचे सूचनाएं जाएंगी तो एक लेवल तक जाएंगी। तहसील से शिकायत सूचना जिले तक जाएगी, जिले के बाद जैसी भी सूचनाएं रहेंगी ऊपर जाएंगी, याद रखिएगा। लेकिन जो है निर्देश जो दिए जाते हैं वो ऊपर से नीचे दिए जाते हैं दोस्तों। अगली विशेषता है तदनुरूप का सिद्धांत दोस्तों, तदनुरूपता का सिद्धांत। तदनुरूपता का सिद्धांत दोस्तों अगला है। इसका मतलब है प्रिंसिपल ऑफ कॉरिस्पॉन्डेंस। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉरिस्पॉन्डेंस। इसको कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ कॉरिस्पॉन्डेंस।
इसको तदनुरूपता का सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ करिस्पॉन्डेंट। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि जितना उत्तरदायित्व रहेगा उतना प्राधिकार रहेगा, जितनी जो है आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, उसी के अनुरूप आपको अथॉरिटी मिलेगी। अथॉरिटी, जितनी आपकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उसी के अनुसार आपको अथॉरिटी मिलेगी। ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कॉरिस्पॉन्डेंट तदनुरूपता का सिद्धांत है। प्रिंसिपल ऑफ कॉरिस्पॉन्डेंट तदनुरूपता का सिद्धांत दोस्तों याद रखिएगा। उचित माध्यमों के द्वारा सत्ता का प्रयोग, उचित माध्यमों के द्वारा सत्ता का प्रयोग, यूज ऑफ अथॉरिटी थ्रू प्रॉपर चैनल, यूज ऑफ अथॉरिटी थ्रू प्रॉपर चैनल पूछा गया है। तदनुरूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉरिस्पॉन्डेंट भी पूछा गया है दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ कॉरिस्पॉन्डेंट भी पूछा गया है। क्या है प्रिंसिपल ऑफ कॉरिस्पॉन्डेंट का मतलब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर अथॉरिटी। प्रिंसिपल ऑफ कॉरिस्पॉन्डेंस का मतलब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर अथॉरिटी। यूज ऑफ अथॉरिटी थ्रू प्रॉपर चैनल का मतलब है कि नो लेवल कैन बी स्किप्ड, नो लेवल कैन बी स्किप्ड, सभी लेवलों के माध्यम से संचार होगा दोस्तों। और तो आप समझ ही रहे हैं, दो जो है पूछे गए हैं। एक जो है पद सोपान की व्यवस्था है, आदेशों की एकता, आदेशों की एकता आगे चल के हम आगे इसको व्यापक रूप से पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, क्या कहते हैं इसको? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, आदेशों की एकता, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। इसमें दोस्तों कहा गया है कि इसका मतलब ये होता है कि इस पे जो शीर्ष पे व्यक्ति रहेगा, जो सबसे बड़ा अधिकारी रहेगा, वो एक व्यक्ति रहेगा, एक बॉस, एक बॉस रहेगा, बॉस एक ही रहेगा। जैसे किसी कोई कर्मचारी है तो उसका एक ही बॉस रहेगा, कोई कर्मचारी है तो उसका एक ही बॉस रहेगा, दो बॉस नहीं रहेंगे। ठीक है, बॉस है इसको, और एक कर्मचारी की एक ही बॉस रहेगा, अर्थात एक कर्मचारी एक ही अधिकारी से आदेश ग्रहण करेगा, उसी के प्रति जिम्मेदार रहेगा। एक कर्मचारी एक अधिकारी से आदेश ग्रहण करेगा और उसी के प्रति जिम्मेदार रहेगा, यही है आदेशों की एकता। कहने का मतलब एक कर्मचारी दो अधिकारियों के प्रति जवाबदेह नहीं होगा, न तो जो दो अधिकारियों से आदेश ग्रहण करेगा दोस्तों। ये आगे चल के हम इसके बारे में डिटेल में अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये इसके जो है विशेषताएं हैं। इसमें उचित माध्यमों के द्वारा सत्ता का प्रयोग पूछा गया है, और जो है तदनुरूपता का सिद्धांत, यूनिटी ऑफ कमांड, ये सब पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, पद सोपान के आधार, पद सोपान जो है हायरार्की कैसे बनता है, हायरार्की कैसे बनता है ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हायरार्की कैसे बनता है ये भी इम्पोर्टेंट है। सरकारी नौकरियों में हायरार्की वेतनमान से बनता है, सरकारी नौकरियों में हायरार्की जो है वेतनमान से बनता है। सबसे ऊपर की हायरार्की जो है 10,000 का है, पे ग्रेड 10,000 का है। उसके बाद 8900 का है, फिर उसके बाद 76 का है, फिर 66 का है, फिर 5400 का है, फिर 4800 का है, फिर 4600 का है, फिर 4200 का है, फिर 3600 का है, 2800 का है, 2200 का है, 1800 का। दो ये जो है हमारे देश में वेतनमान के आधार पर ग्रेडिंग की गई है। ये जो सबसे लोअर लेवल के कर्मचारी होते हैं उनका वेतनमान 1800 है। सबसे अपर लेवल के जो होते हैं उनका 10,000 से ऊपर का पे ग्रेड होता है दोस्तों। जो एंट्री पॉइंट वेतन का होता है वो लगभग 5400 होता है। एंट्री पॉइंट प्रशासन में एंट्री पॉइंट सबसे अधिक एंट्री पॉइंट 5400 पे ग्रेड का होता है। प्रशासन में 5400 पे ग्रेड जो है सबसे बड़ा एंट्री पॉइंट है। एसडीएम का भी है, एसडीएम का भी होता है यही, शायद आईएएस अधिकारियों का भी एंट्री पॉइंट यही होता है। बाद में प्रमोट करके यहाँ तक सब जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इस तरह से वेतनमान पर भी जो है पद सोपान आधारित होता है, वेतनमान पर भी। कार्य पर भी प्राइवेट सेक्टर में कार्य पर जो है पद सोपान आधारित होता है, कौन कैसा काम कर रहा है और उनके कार्य की क्या महत्ता है। कौशल के आधार पर, तकनीकी क्षेत्र में कौशल के आधार पर जो है पद सोपान होता है, कौन जो है कंप्यूटर का कितना बड़ा जानकार है।
सेना में जो है पद सोपान टैंक पर आधारित होता है, किसके पास, किस बटालियन के पास कितनी टैंक है, कितनी नहीं टैंक है, तो पहले होता था। तो पद सोपान के आधार दोस्तों यही वेतनमान पर है, कार्य पर है, वेतनमान पर पे स्केल पर है, कार्य पर वर्क पर है, स्किल पर है और टैंक पर है, लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम पद सोपान से लाभ। पद सोपान से बहुत सारे लाभ हैं। पहला लाभ क्या है कि संगठन में कोऑर्डिनेशन बना रहता है, कोऑर्डिनेशन संगठन में बना रहता है दोस्तों। क्या बना रहता है? कोऑर्डिनेशन। ऊपर ऊपर के जो है विभाग अधिकारी, नीचे के विभाग अधिकारियों के मध्य संचार होता रहता है, संचार होता रहता है। दूसरी विशेषता इसकी लाभ है, दूसरा लाभ है क्लैरिटी ऑफ लीडरशिप। क्लैरिटी ऑफ लीडरशिप, दूसरी विशेषता क्या है? क्लैरिटी ऑफ लीडरशिप। अर्थात दोस्तों नेतृत्व कौन नेता है यह क्लियर रहता है, कौन नेता है, संगठन में नेतृत्व कौन कर रहा है यह स्पष्ट होता है। जैसे जिले में डीएम नेतृत्व करता है। ठीक है। तीसरी विशेषता है, इसमें जो है विशेषता स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन बना रहता है दोस्तों। स्पेशलाइजेशन जो है, स्पेशलाइजेशन संगठन में बना रहता है। पद सोपान के कारण स्पेशलाइजेशन बना रहता है। एक व्यक्ति बहुत दिनों से एक ही काम करता रहता है तो उसको ज्ञान बढ़ जाता है दोस्तों, उसका ज्ञान बढ़ जाता है। चौथा है उत्तरदायित्व की निश्चितता, फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है? फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये चौथा है दोस्तों। उत्तरदायित्व सुनिश्चित रहता है। उत्तरदायित्व बाकायदे लिखित रूप से पद सोपान की व्यवस्था में निश्चित रहता है कि कौन किसका किस काम के लिए उत्तरदायित्व है। फिर उसी के खिलाफ आवश्यकता पड़ने पर दंडात्मक कार्रवाई किया जाता है, दंडात्मक कार्रवाई किया जाता है दोस्तों। अगला है, पांचवा है संचार की सुगमता, संगमता नहीं, संचार की सुगमता। संचार की सुगमता या फैसिलिटेट ऑफ कम्युनिकेशन, फैसिलिटेट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। इसमें जो है संचार व्यवस्था, संचार जो है कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। कम्युनिकेशन अच्छा कैसे होता है कि लखनऊ से सूचना, मुख्य सचिव से सूचना चलेगा, मंडल में आएगा, मंडल में आएगा, कमिश्नरी में आएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट में आएगा, फिर तहसील में आएगा। इस पे जो है ऑफिसर्स फिक्स रहेंगे किसके पास जो है संचार जा रहा है। तो हमेशा याद रखिए पद सोपान में संचार बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। याद क्या है, याद रखिएगा एक चीज़ और, पद सोपान में संचार की व्यवस्था क्रमिकता पर आधारित है। कोई भी लेवल इस उचित माध्यमों के द्वारा, उचित माध्यमों के द्वारा इसमें संचार होता है। तहसीलदार एसडीएम को करेगा, एसडीएम डीएम को करेगा, डीएम कमिश्नर को करेगा। तहसीलदार कमिश्नर को कभी नहीं संचार कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। छठा इसका लाभ है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें सेंट्रलाइजेशन के भी गुण होते हैं और डिसेंट्रलाइजेशन के भी गुण होते हैं दोस्तों। जो सेंटर में होता है, जो सबसे केंद्र में होता है या राजधानी में होता है संगठन में, वो सभी शक्तियों का जो है मेन, सभी शक्तियों का जो है वही सबसे बड़ा अधिकारी होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पे सबसे अधिक होती है जो केंद्र में होता है। जैसे कि जो कैबिनेट सचिव हो गया या मुख्य सचिव हुआ, यूपी में मुख्य सचिव हो गया, उसकी जिम्मेदारी भी अधिक है, उसकी जिम्मेदारी भी अधिक है, अधिकार भी अधिक है। सारी शक्तियों का केंद्रीकरण भी वही हुआ है दोस्तों, सारी शक्तियों का केंद्रीकरण भी वही हुआ है। लेकिन जो है मुख्य सचिव शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी करना शुरू कर देता है। कमिश्नर में, डीएम में, एसडीएम में शक्तियां क्रमवार घटती चली जाती हैं। तो याद रखिएगा पद सोपान में सेंट्रलाइजेशन और
डिसेंट्रलाइजेशन दोनों के गुण पाए जाते हैं दोस्तों, दोनों के गुण पाए जाते हैं। इससे हानि क्या होती है दोस्तों? इसके हानि, पहली हानि तो यही है कि इससे नुकसान क्या होता है, देख लीजिए पद सोपान में। इससे जो है रेड टेपिज्म लाल फीताशाही को बढ़ावा मिलता है, लाल फीताशाही को बढ़ावा मिलता है, नौकरशाही को बढ़ावा मिलता है। नौकरशाही को बढ़ावा क्यों मिलता है दोस्तों? नौकरशाही को बढ़ावा इसलिए मिलता है, इसमें इसलिए मिलता है कि सब कुछ नियमों के अनुसार होता है, सब कुछ नियमों के अनुसार होता है, प्रक्रियाओं के अनुसार होता है। नौकरशाही नियमों तथा प्रक्रियाओं का जो है लाभ उठाकर काम को रोक देती है और जो है इसमें भ्रष्टाचार करती है। इसीलिए पद सोपान से रेड टेपिज्म को बढ़ावा मिलता है दोस्तों। दूसरी इसकी आलोचना है फॉर्मलिज्म को बढ़ावा मिलता है। क्या? फॉर्मलिज्म औपचारिकता को बढ़ावा मिलता है, फॉर्मलिज्म या औपचारिकता को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, क्योंकि सब कुछ जो है औपचारिक रखना पड़ता है। औपचारिक कार्यक्रम के बाद भी कोई जो है स्टेप लिए जाते हैं, कोई भी स्टेप लिए जाते हैं। अगर आपने औपचारिकता को पूरा नहीं किया है तो कल को आपको जो है न्यायालय आपको दोषी बना सकता है, बड़े अधिकारी आपको दोषी बना सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आप कहीं पे जो है तहसीलदार का काम आरसी वसूली करना है, अगर कहीं आरसी वसूली करने गया, किसी व्यक्ति को अरेस्ट करवाता है, तो अगर उसने पूरा जो है औपचारिकता को नहीं पूरा किया है, सब कुछ जो है जो भी नियम कानून है उसको पूर्ण नहीं किया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है दोस्तों। याद रखिएगा, औपचारिकता को बढ़ावा मिलता है किससे? पद सोपान से। पद सोपान से औपचारिकता को बढ़ावा मिलता है, जो गलत है। लचीलेपन का अभाव दोस्तों, पद सोपान व्यवस्था में लचीलेपन का अभाव, लैकनेस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होता है, लैकनेस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लैकनेस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होता है दोस्तों, लचीलेपन का अभाव होता है। क्योंकि कहीं भी जो है व्यवस्था लचीली नहीं होती है, उस व्यवस्था को हमेशा औपचारिकता, प्रक्रिया, प्रोसेस, रूल, नियम को मानना पड़ता है। प्रक्रिया, नियम, औपचारिकता सबको मानना पड़ता है, लचीला नहीं हो सकता है। डीएम जो है सुमोटो कोई भी आदेश बिना लिखित में नहीं दे सकता है, कोई भी अधिकारी कोई भी आदेश नहीं दे सकता है पद सोपान की व्यवस्था में। याद रखिए, चौथा इसका महत्वपूर्ण आलोचना है कार्य में देरी। कार्य जो भी कार्य किए जाते हैं इसके द्वारा वो काफी धीमे होते हैं और कार्य में और डिसीजन में वर्क और डिसीजन दोनों में जो है देरी होता है, टाइम टेकिंग होता है दोस्तों। अंतिम आलोचना है निर्णय और उत्तरदायित्व तो अस्पष्ट होते हैं, निर्णय और उत्तरदायित्व तो अस्पष्ट होते हैं दोस्तों। निर्णय कहाँ लिए जा रहे हैं क्लियर नहीं होता है, और उत्तरदायित्व में होता क्या है कि मेन उत्तरदायित्व तो डीएम को है, कोई गलती हो जाती है तो एसडीएम पे थोप देता है, एसडीएम जो है तहसीलदार पे थोप देता है, तहसीलदार लेखपाल पे थोप देता है दोस्तों। तहसीलदार लेखपालों पर दायित्व थोप देता है और लेखपालों को वर्स्ट एंट्री दे देगा या और कुछ कर देगा। तो याद रखिएगा, इसमें उत्तरदायित्व अस्पष्ट होते हैं, उत्तरदायित्व अस्पष्ट होते हैं दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों पद सोपान। एक चीज और है, आप जान लीजिए, पद सोपान में जो ये चीजें हैं, जो आपने ये चीजें पढ़ी, क्या क्या? निर्णय और उत्तरदायित्व में देरी हो गया, कार्यों में देरी हो गया, औपचारिकता हो गया, ये 3, 2, 4, 3, इन तीनों जो है, तीनों चीजों को पद सोपान में समाप्त करने के लिए, इन औपचारिकता को, देरी को, निर्णय और उत्तरदायित्व की अस्पष्टता, खासतौर से औपचारिकता और देरी, औपचारिकता और देरी, लेटलिटी फी, इनको समाप्त करने के लिए जो एक नई व्यवस्था है जिसको क्या कहते हैं? गैंग प्लांक कहा जाता है। दोस्तों हम थोड़ा गैंग प्लांक के बारे में देख ले। गैंग प्लांक कई बार प्रश्न आया है दोस्तों, याद रखिएगा। ये मेन सिद्धांत हेनरी फेयोल का है। किसका है? हेनरी फेयोल का मेन सिद्धांत है दोस्तों। किसका है? हेनरी फेयोल का। गैंग प्लांक दोस्तों क्या होता है, देख रहे हैं आप, पद सोपान व्यवस्था में निर्णय प्रक्रिया
तथा कार्य में तेजी लाने के लिए, हेनरी फेयोल ने गैंग प्लांक का सिद्धांत दिया। इसका तात्पर्य क्या होता है? पोर्टेबल ब्रिज होता है। गैंग प्लांक का मतलब क्या? पोर्टेबल ब्रिज। इलाहाबाद में माघ मेला में आप लोग गए होंगे, माघ मेला में, इलाहाबाद के माघ मेला में पोर्टेबल ब्रिज बहुत सारे हैं, पोर्टेबल ब्रिज बहुत सारे गोले गोले से हैं, ऐसे ऐसे। तो गैंग प्लांक का मतलब क्या होता है? पोर्टेबल ब्रिज होता है। इसमें कहा गया गैंग प्लांक के तहत दो समानांतर अधिकारियों के बीच सीधे संबंध स्थापित किए जा सकते हैं, इसके ऊपर के अधिकारियों से सहमत होना जरूरी नहीं है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पद सोपान व्यवस्था में क्या होता है? पद सोपान व्यवस्था में जितने भी निर्देश होते हैं, देख रहे हैं आप, 5वां नंबर, निर्देश जो होते हैं नीचे से ऊपर से नीचे की ओर दिए जाते हैं, निर्देश ऊपर से नीचे की ओर दिए जाते हैं, ठीक है। और सूचनाएं नीचे से ऊपर की ओर दी जाती हैं। निर्देश ऊपर से नीचे, सूचनाएं नीचे से ऊपर, इंफॉर्मेशन नीचे से ऊपर जाती हैं, निर्देश जो है ऊपर से नीचे। याद रखिएगा, ये दिया जाता है दोस्तों, ये दिया जाता है, मैंने आपको बताया था। गैंग प्लांक में जो है, कहने का मतलब मैं आपको एक ग्राफ के माध्यम से समझा दे रहा हूं। मान लीजिए ये हमारा संगठन है, ये हमारा, ऊपर देख लेते हैं, ये हमारा संगठन है, ये हमारा संगठन है। कोई भी सूचना दोस्तों आएगी, कोई भी सूचना आएगी यहाँ से, मान लीजिए शीर्ष पर अधिकारी है, यहाँ से कोई सूचना चलेगी दोस्तों, यहाँ से कोई सूचना चलेगी, यहाँ से कोई सूचना चलेगी तो वो यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, ठीक है। ऐसे इसी तरह यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी। या इसको अगर हम इसको 1 2 3 4 इसको 5 मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं, इसको 7 मान लेते हैं। तो इस तरह से जो संगठन में सूचनाएं, अगर इनको सूचना 7 नंबर को सूचना देनी है, 7 नंबर को सूचना देनी है कोई, और ये सूचना इसके पास है, 4 नंबर के पास है, 4 नंबर के पास कोई सूचना है और 7 नंबर को देना है। सूचना ऐसे घूम के ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, समझ गए? कोई निर्देश हो, कुछ भी हो, अगर 4 नंबर से 7 नंबर पर जाना है तो जो है पूरा चक्कर काट के आएगी। गैंग प्लांक कहता है, गैंग प्लांक कहता है कि जरूरी नहीं है। गैंग प्लांक क्या कहता है? कि जरूरी नहीं है। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7। गैंग प्लांक कहता है कि 4 से अगर 7 को सूचना जानी है, 4 से 7 को सूचना जानी है, सूचना यहाँ से जा सकती है, ऐसे सूचना ऐसे जा सकती है, ठीक है। ऐसे सूचना जा सकती है, बशर्ते 4 नंबर 3 नंबर से जो है 3 नंबर से अनुमति लेगा, 4 नंबर 3 नंबर से अनुमति लेगा, 7 नंबर 6 नंबर से अनुमति लेगा, 7 नंबर 6 नंबर के अधिकारी से अनुमति लेगा, और एक पोर्टेबल ब्रिज बनाते हुए सूचनाओं, निर्णयों, कार्यों की जानकारी दे दी जाएगी। सूचनाओं, निर्णयों, कार्यों की जानकारी एक ब्रिज बनाते हुए दोस्तों दे दी जाएगी। इसी को पोर्टेबल ब्रिज या गैंग प्लांक कहा गया है। अब आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। अब जो है पद सोपान खत्म होता है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक, जैसा कि मैंने कहा कि आदेशों की एकता है। क्या है? आदेशों की एकता। आदेशों की एकता है दोस्तों। इतने टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि आदेशों की एकता का मतलब क्या हुआ, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या हुआ। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब हुआ कि, इसके पहले मैंने आपको बताया था, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब हुआ कि प्रत्येक कर्मचारी केवल एक अधिकारी, एक उच्च अधिकारी से आदेश लेंगे। प्रत्येक कर्मचारी, मान लीजिए कोई कर्मचारी है, बी कोई कर्मचारी है, ए अधिकारी है, तो बी केवल ए से आदेश लेगा, इसी के प्रति जवाबदेह होगा, इसी के प्रति जवाबदेह होगा। सी के प्रति नहीं होगा, डी के प्रति नहीं होगा, सी डी के प्रति नहीं होगा दोस्तों। केवल जो है बी कर्मचारी है और केवल ए के प्रति जवाबदेह होगा। किसके प्रति? ए के प्रति। इसीलिए प्रत्येक कर्मचारी केवल एक उच्चाधिकारी के प्रति जवाबदेह होंगे। प्रत्येक कर्मचारी केवल एक उच्चाधिकारी के प्रति जवाबदेह होंगे। मान लीजिए ये अधिकारी है, उसके पास बहुत सारे कर्मचारी रहेंगे, बी, B1, B2, B3, B3, B5, B6।
सभी बी कर्मचारी ए अधिकारी के प्रति जवाबदेह होंगे और किसी अधिकारी के प्रति नहीं होंगे, याद रखिएगा। ए अधिकारी है और बी कर्मचारी है। बी क्या है? कर्मचारी है। बी कई कर्मचारी है, B1 है, B2 है, B3 है, B4 है, B5 है, B6 है। ये सारे कर्मचारी हैं। ये जो है सारे कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से ए के प्रति उत्तरदायित्व होंगे और ए नामक अधिकारी से ही आदेश ग्रहण करेंगे। सी और डी से आदेश नहीं ग्रहण करेंगे। इसी को आदेशों की एकता कहा जाता है दोस्तों। इसी को क्या कहा जाता है? आदेशों की एकता कहा जाता है दोस्तों। आदेशों की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड कहा जाता है दोस्तों। समझ गए होंगे। आदेशों की एकता के सबसे बड़े समर्थक दोस्तों हेनरी फेयोल है, याद रखिएगा। हेनरी फेयोल आदेशों की एकता के सबसे बड़े समर्थक हैं हेनरी फेयोल। ये मुख्यतः परंपरागत सिद्धांतविदताओं ने इसका समर्थन किया है। जैसे कि कौन कौन? हेनरी फेयोल हो गए, मुनेरेले, लूथर गुलिक उर्बिक इत्यादि लोगों ने इसका समर्थन किया है, लेकिन हेनरी फेयोल इसके सबसे बड़े समर्थक हैं। हेनरी फेयोल का कहना है कि किसी एक कर्मचारी को केवल एक अधिकारी के द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए। किसी कर्मचारी को केवल एक अधिकारी ही आदेश देगा, दूसरा कोई नहीं देगा दोस्तों, ये कौन कहता है? हेनरी फेयोल कहते हैं दोस्तों। फिर बाद में दोस्तों हेनरी फेयोल ने कहा है दोस्तों कि अगर जो है हेनरी फेयोल क्या कहते हैं कि एक अधिकारी, एक जो है कर्मचारी एक अधिकारी से ही आदेश लेगा, आदेश लेगा। अगर जो है एक कर्मचारी दो अधिकारियों से आदेश लेने लगा तो क्या होगा? अगर एक कर्मचारी दो अधिकारियों से आदेश लेने लगा तो क्या होगा? इस समस्या के बारे में हेनरी फेयोल ने बताया कि अगर एक कर्मचारी दो अधिकारियों से आदेश लेता है तो निम्नलिखित समस्याएं पैदा हो सकती हैं। कौन कौन सी समस्याएं हैं? परस्पर विरोधी आदेश दिए जा सकते हैं। क्या हो जाएगा? परस्पर विरोधी आदेश दिए जाएंगे। एक बड़ा अधिकारी कहेगा कि आप जो है भूमि की पैमाइश कीजिए, दूसरा कहेगा कि नहीं आप जो है आप जो है स्वामित्व योजना पर काम कीजिए। अगर दो अधिकारी हैं, दोनों कर्मचारियों को अलग अलग डायरेक्शन देंगे, कर्मचारी कंफ्यूज हो जाएंगे। दूसरी समस्या क्या होगा कि पदाधिकारी को कर्मचारी नजरअंदाज कर देंगे। क्या करेंगे? पदाधिकारी को कर्मचारी जो है डुअल कमांड से क्या समस्या होगा? पदाधिकारी कर्मचारी को नजरअंदाज कर देंगे, कहेंगे कि हमको बी ने ए कहा है, ए ने ए कहा है, ए नामक अधिकारी ने ए कहा है, बी नामक अधिकारी ने ए कहा है दोस्तों। उसके बाद एक समस्या और हो सकती है कि सत्ता का बंटवारा हो सकता है। सत्ता का बंटवारा, कौन क्या कह रहा है, सब कंफ्यूज हो जाएगा। तो दोस्तों हेनरी फेयोल ने आदेशों की एकता के लिए निम्नलिखित लाभ बताए हैं। क्या लाभ बताया है? ऊपर मैंने आपको बताया है कि परस्पर विरोधी आदेश नहीं दिए जाएंगे, पदाधिकारियों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, सत्ता का बंटवारा नहीं होगा दोस्तों। ये चीजें जो है लूथर गुलिक ने बता दिया कि सिंगल कमांड से क्या फायदे होंगे। सिंगल कमांड से फायदे क्या होंगे कि परस्पर विरोधी आदेश नहीं दिए जाएंगे, पदाधिकारियों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, सत्ता का बंटवारा नहीं होगा सिंगल कमांड से। अगर कमांड डुअल हो जाएगा तो परस्पर विरोधी आदेश दिए जा सकते हैं, पदाधिकारियों को नजरअंदाज किया जा सकता है, सत्ता का बंटवारा हो सकता है दोस्तों। याद रखिएगा ये चीजें। और उसके बाद एक परिभाषा और थी, मैंने आपको बताया है, फिफ्नर और प्रेस्टस नामक विचारक हैं। इन्होंने कहा है कि आदेशों की एकता का अभिप्राय किसी संगठन के प्रत्येक कर्मचारी केवल एक वरिष्ठ अधिकारी के प्रति जवाबदेह होगा। यही बात
फिफ्नर और प्रेस्टस भी कह रहे हैं कि किसी संगठन में एक कर्मचारी केवल एक वरिष्ठ अधिकारी के प्रति जवाबदेह होगा दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि जो है आदेशों की एकता क्या है। ठीक है, अब प्रश्न इससे कई आते हैं दोस्तों, प्रश्न इससे कई आते हैं, हम देखते हैं अभी। एक तो हेनरी फेयोल के बारे में पूछा जाता है, सिंगल कमांड के सबसे बड़े समर्थक हैं। इसकी आलोचना में बहुत सारे लोगों ने किया दोस्तों। यहाँ से जो है, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, आलोचना से खूब प्रश्न आते हैं, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आलोचक जो है स्कॉलर और हडसन है, हाउडसन नहीं, गलत लिख दिया गया है, स्कॉलर और हॉडसन है। इस हाँ, स्पेलिंग लिख लीजिए, स्केलर एंड हडसन। पहले जो है आलोचक ये हैं, ये कहते हैं कि आदेशों की एकता की अवधारणा पुरानी पड़ चुकी है। आदेशों की एकता की अवधारणा पुरानी पड़ चुकी है। वर्तमान अंतर संबंधित व्यवस्था के कारण एक कर्मचारी कई अधिकारियों से आदेश ग्रहण करते हैं। एक कर्मचारी कई अधिकारियों से आदेश ग्रहण करते हैं, ये कह रहे हैं। आज के संगठनों में एक कर्मचारी कई अधिकारियों से वो ग्रहण करते हैं। कहते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी कमांड इज द ओल्ड कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी कमांड इज ओल्ड कॉन्सेप्ट। वर्तमान में इन रिसेंट अब डायरेक्ट कमांड की व्यवस्था हो गई है। रिसेंट द सिस्टम इज अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट कमांड, द सिस्टम इज अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट कमांड। डायरेक्ट कमांड की व्यवस्था हो गई है, जिसमें एक अधिकारी, वन ऑफिसर, एक अधिकारी कई अधिकारियों को आदेश देता है, कई पदाधिकारियों को आदेश देता है। एक अधिकारी के कई बास होते हैं, एक कर्मचारी के कई बास होते हैं, और एक कर्मचारी किसी को भी जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकता है, किसी को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है दोस्तों। फिर से सुन लीजिए, यूनिटी ऑफ कमांड की अवधारणा पुरानी पड़ चुकी है। वर्तमान में सीधे कमांड, डायरेक्ट कमांड का सिस्टम है, जिसमें एक कर्मचारी को कई अधिकारी या बॉस अलग अलग आदेश देते हैं, और कर्मचारी सभी आदेशों को लेते हैं और पालन करते हैं। स्कॉलर और हडसन कहते हैं दोस्तों। जेडी मिलेट हैं, इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है, जेडी मिलेट, देख रहे हैं जेडी मिलेट है, यहाँ लिख दे रहा हूँ जेडी मिलेट, जेडी मिलेट है। इन्होंने भी यूनिटी ऑफ कमांड की आलोचना की, यूनिटी ऑफ कमांड की आलोचना की, आदेशों की एकता की आलोचना की, तथा दोहरे नियंत्रण डुअल कमांड का सिद्धांत है। डुअल सुपरविजन, क्या डुअल सुपरविजन, डुअल सुपरविजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है। डुअल सुपरविजन का कॉन्सेप्ट दिया, डुअल सुपरविजन का कॉन्सेप्ट दिया। इसमें कहा कि एक कर्मचारी दो अधिकारियों के अधीन रहेगा, एक कर्मचारी दो अधिकारियों के अधीन रहेगा दोस्तों। एक प्रशासनिक अधिकारी होगा, दूसरा तकनीकी अधिकारी होगा, टेक्निकल स्टाफ होगा, टेक्निकल ऑफिसर होगा, और एक प्रशासनिक अधिकारी होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होगा। प्रश्न पूछा गया था कि डुअल सुपरविजन किसका कॉन्सेप्ट है। डुअल सुपरविजन जेडी मिलेट का कॉन्सेप्ट है। डुअल सुपरविजन में जेडी मिलेट कहते हैं कि एक कर्मचारी दो अधिकारियों के अधीन रहेगा, एक प्रशासनिक अधिकारी होगा, एक तकनीकी अधिकारी होगा दोस्तों जैसे सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर है, सरकारी हॉस्पिटल है वो डॉक्टर है, सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर है, वो दोहरे कमांड में रहता है, दोहरे कमांड में रहता है। एक तो जो उसका कमांड किसके पास, सीएमओ के पास होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर के पास होता है। दूसरा डीएम के पास होता है, किसके पास होता है, डीएम के पास। कहाँ क्या करना है डीएम बताता है, कैसे करना है सीएमओ बताता है, कैसे करना है सीएमओ बताता है दोस्तों। इसीलिए जो है जेडी मिलेट ने कहा है कि दोहरे नियंत्रण से तात्पर्य क्या है कि एक कर्मचारी दो अधिकारियों के अधीन रहेगा, एक प्रशासनिक अधिकारी डीएम रहेगा, दूसरा तकनीकी अधिकारी सीएमओ रहेगा। आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब आगे जो है एच साइमन आते हैं, इनका भी प्रश्न पूछा गया है। एच साइमन ने जो है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन का सिद्धांत दिया है। क्या दिया है, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन का सिद्धांत दिया है दोस्तों। प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन के सिद्धांत का मतलब ये हो गया कि जो है कि
प्रत्येक कर्मचारी या अधिकारी को एक सामान्य अधिकारी के अधीन नहीं रखा जाना चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी को एक सामान्य अधिकारी के अधीन नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि प्रत्येक कर्मचारी को उसी विभाग से संबद्ध किया जाना चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी को उसी विभाग से संबद्ध किया जाना चाहिए। दोस्तों थोड़ा समझ में आपको कम आ रहा होगा, मैं बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक कर्मचारी को उसी विभाग से संबद्ध किया जाना चाहिए। जैसे स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, श्रम विभाग है, पुलिस है, प्रशासन है। इनका कहना है कि सभी स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी सीएमओ के अधीन रहेगा। शिक्षा विभाग का अधिकारी बेसिक बीएससी के अधीन रहेगा, बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन रहेगा। श्रम का अधिकारी लेबर कमिश्नर के अधीन रहेगा। पुलिस का अधिकारी एसपी के अधीन रहेगा। प्रशासन का अधिकारी डीएम के अधीन रहेगा। इन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी अपने विभागों के द्वारा प्रशासित किए जाएंगे, जबकि नियम क्या है दोस्तों, सभी अधिकारियों का प्रशासन कौन करता है, डीएम करता है। डीएम करता है, याद रखिएगा, क्या करता है, डीएम करता है। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन कहता है कि नहीं, ये गलत है। प्रत्येक कर्मचारी को उसी विभाग से संबद्ध किया जाना चाहिए। उस कर्मचारी को उसी विभाग के अधिकारी के आदेशों का पालन करना चाहिए। दोस्तों पालन करना चाहिए, याद रखिएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। चौथी आलोचना टेलर करते हैं। टेलर आलोचना क्या करते हैं, टेलर ने पहले ही सिद्धांत दे दिया था। टेलर ने कहा था कि एक कर्मचारी एक बॉस, वन एम्प्लॉय वन बॉस का सिद्धांत सही नहीं है। टेलर कहते हैं वन एम्प्लॉय वन बॉस का सिद्धांत नहीं है। इन्होंने प्रकार्यात्मक फंक्शनल फोरमैनशिप का सिद्धांत दिया है। क्या दिया है, फंक्शनल फोरमैनशिप का सिद्धांत दिया है, जिसमें एक कर्मचारी 8 पर्यवेक्षक अधिकारियों के अधीन रहेगा। एक कर्मचारी, दोस्तों ऊपर देख लीजिए, मैं लिख रहा हूँ, एक कर्मचारी मान लीजिए कितने के अधीन रहेगा, 8 पर्यवेक्षक अधिकारियों के अधीन रहेगा। 8 पर्यवेक्षक अधिकारियों के अधीन रहेगा। इसको आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे। 4 जो है टॉप फ्लोर पे रहेगा और 4 जो है सॉफ्ट फ्लोर पे रहेगा। 4 जो है सॉफ्ट फ्लोर पे रहेगा। दोस्तों याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन के आधार पर आदेशों की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड की आलोचना किसने किया, साइमन ने किया। डुअल सुपरविजन के आधार पर आदेशों की एकता की आलोचना किसने किया, जेडी मिलेट ने किया। दोस्तों और जो है स्कॉलर और हेडसन ने भी सिंगल कमांड की बात की आलोचना की। दोस्तों ये प्रश्न है, कई बार आ चुका है इसमें से। दोस्तों बस इतना ही।